जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। आज हम देखेंगे हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास नंबर 5 संकल्प सीरीज। क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। 6 वैदिक दर्शन निम्नलिखित हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि से संबंधित है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये सभी के सभी। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन उलूकनाद। मीमांसा दर्शन प्रो मीमांसा जिसको कहा जाता है जैमिनी। वेदांत दर्शन बादरायण। ठीक है, तो न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र है। और 6 वैदिक दर्शन निम्नलिखित हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन किसे संबंधित है? कपिल मुनि से। योग दर्शन महर्षि पतंजलि से। ये आपको याद करने हैं। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट का जन्म वर्ष 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ था। आर्यभट्ट का भारत के महान गणितज्ञों में से महत्वपूर्ण स्थान है। आर्यभट्ट ने 2 प्रमुख पुस्तकें आर्यभट्टीय और आर्यभट्टीय सिद्धांत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, धन्वंतरी। धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। धन्वंतरी की प्रमुख पुस्तकों में रोग निदान और वैद्य चिंतामणि है। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्णन कराया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल द्वारा उत्तीर्ण कराया गया था। खारवेल कलिंग के शासक थे। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार के द्वार मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार के रूप में गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव शासकों ने किया था। देखिए, जब आप नोट्स बनाते हैं आपको क्या लिखना है, जैसे ये क्वेश्चन था तो आपको सीधा लिखना है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, ये लिख के सीधा इसका आंसर लिखना गोपुरम। और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे? फिर एक्सप्लेनेशन लिखोगे, जैसे ये तो हो ही गया, ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये तो लिख ही दिया आपने। ठीक है, फिर यहां से लिखोगे दक्षिण भारत के मंदिर कौन सी शैली में लिखे गए? द्रविड़ शैली में लिखे गए। और गोपुरम का निर्माण किसने करवाया? सर्वप्रथम पल्लव शासकों ने किया। ठीक है, ये जैसे ये बात हो गई, ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बार बार कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं। सीधा आपको ये लिखना है कि गोपुरम का निर्माण पल्लव शासकों ने किया था, बस। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में वर्णित है। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है।
सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। जैसे ये बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक नीचे कौन सी लिपि में है, देवनागरी लिपि में। सत्यमेव जयते हमारे देश का क्या है, आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये बात इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है सत्य की जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मंदिर से संबंधित है। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायतन शैली में एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घिरा होता है। पंचायतन शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहां पर स्थित 10 अवतार मंदिर आदि प्रमुख हैं जो पंचायतन शैली के अंदर निर्मित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर हैं भारत में, एक वाराणसी में, एक जयपुर में, एक मथुरा और उज्जैन में। ठीक है, वाराणसी, जयपुर, मथुरा और उज्जैन, और एक दिल्ली के अंदर है। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मनु ने मनु स्मृति की रचना की है। महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? बहुत बार एचएसएससी के द्वारा पूछा गया है, चंद्रवरदाई के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा। यह महाकाव्य चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि तथा उनके बचपन के मित्र थे। वे युद्ध के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित करते थे। पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली रचना है, हिंदी की पहली रचना। इसे हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इसमें लगभग 10,000 से अधिक छंद हैं। नेक्स्ट है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में विभाजित है। कौन कौन सी पुस्तकें वो भी जान लेंगे। अकबरनामा में मुगल सम्राट अकबर के जीवन की घटनाओं और उसके शासनकाल का वर्णन मिलता है। यह उनके दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। यह किताब फारसी में लिखी गई है, जो मुगलों की मातृभाषा थी। इसमें अकबर के जीवन और समय का विस्तृत विवरण शामिल है। इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला अकबर के पूर्वजों के बारे में है, दूसरा अकबर के शासनकाल के बारे में है, और तीसरा आईने अकबरी के बारे में है। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अबुल फजल द्वारा क्या कौन सी पुस्तक लिखी गई? अकबरनामा लिखी गई। अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल एक इतिहासकार थे, जीवनी लेखक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, या उनके दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल किसके? मुगल सम्राट अकबर के जीवन की घटनाओं के ऊपर है। ठीक है, और अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कौन सी भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। फारसी आपसे पूछा जा सकता है मुगलों की मातृभाषा कौन सी थी? फारसी थी। अबुल फजल में क्या दर्शाया गया? अकबर के जीवन और समय का विस्तृत विवरण दिया गया है। 3 खंडों में विभाजित है।
ठीक है, अकबर के पूर्वजों के बारे में बहुत क्वेश्चन भाई, मेन इंपोर्टेंट ही आपको मिलेंगे, फालतू का डाटा नहीं करवाया जाएगा। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। वह 1333 ईस्वी में मध्य एशिया के रास्ते होकर सिंध पहुंचा था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी बना दिया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का वर्णन अपनी किताब उल रहला में किया गया है। बहुत बार पूछा गया कि इब्न बतूता के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई? किताब उल रहला की रचना की गई। इब्न बतूता को मध्यकाल का महानतम मुस्लिम यात्री कहा जाता है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन बर्नी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला इतिवृत्त वर्ष 1356 में लिखा था। वह दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में एक राजनीतिक विचारक थे। इनकी दो सबसे प्रसिद्ध कृतियों में एक तो तारीख ए फिरोज शाही है और एक फतवा ए जहांदारी है। किसकी है? जियाउद्दीन बर्नी की। ये आपको याद रखना है। किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किताब उल रहला पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किताब उल रहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा है। नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई है। बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। इसके माध्यम से बाबर द्वारा जीवन में लड़े गए युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। बाबरनामा में बाबर द्वारा पानीपत, खानवा, चंदेरी आदि के युद्धों में अपनाई गई तुलुगमा युद्ध प्रणाली व अन्य युद्ध नीतियों का सही से वर्णन किया गया है। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? सी ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत महाकाव्य चित्तौड़ के महान राजा रतन सिंह रावल और रानी पद्मावती की कथा है, जिसमें रानी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमानी, युद्ध नीतियों आदि का वर्णन किया गया है। पद्मावत मनसबी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा रानी पद्मावती के जौहर का वर्णन है। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं हैं कहरनामा, मसलानामा, आखिरी कलाम, अखरावट। ठीक है, ये भी किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। और पद्मावत भी किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। 1192 ईस्वी में त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी। मेन इंपॉर्टेंट है, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। त्राइन के प्रथम युद्ध में चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया त्राइन का, लेकिन उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। 1192 के त्राइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित होना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को व्यापक रूप से अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। किसकी जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी तुर्कों की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी। तुर्कों की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी थी। मुस्लिम आक्रमणों के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी।
दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी, गोरी के एक तुर्क गुलाम थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्की मुसलमानों ने की थी। दिल्ली सल्तनत के शमसी वंश का प्रमुख शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 ईस्वी में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तैमूरलंग। तुर्की शासक तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय आक्रमण किया था। तैमूर को पश्चिमी साहित्य में तैमूरलेन भी कहा जाता है। यह समरकंद का एक तुर्क सम्राट था। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? त्राइन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गए थे। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें त्राइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। त्राइन का प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। देखिए, जैसे आपने पहले भी ये क्वेश्चन आया था और पहले भी यही एक्सप्लेनेशन थी, तो आपको बार बार एक ही क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार वो वहां पे लिख ली थी तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है। तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1398। तैमूर ने दिल्ली पर वर्ष 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया। तैमूर एक तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था जिसने तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में महमूद गजनी ने नष्ट कर दिया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहां पर चढ़े सोने चांदी के सभी आभूषणों को लूट लिया गया था। महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इल्तुतमिश के द्वारा। इक्तादारी प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। इक्तादारी प्रणाली सुल्तानों और कुलीनता के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित थी। इसमें भूमि को छोटे भागों में विभाजित करके उसे रईसों, अधिकारियों और सैनिकों को दिया गया था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय किसको अपनी राजधानी बनाया? दिल्ली को बनाया। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1206 से 1526 ईस्वी तक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर मुख्यतः 5 राजवंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? यानी कि पहले दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन हुआ, उसके बाद किसका शासन हुआ?
तो सही अगर बात की जाए तो पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर लोधी वंश। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है, गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 5 वंशों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। गुलाम वंश, उसके बाद आए खिलजी, उसके बाद आए तुगलक, उसके बाद सैयद और उसके बाद लोधी वंश। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? लोधी वंश। तो तुगलक, सैयद जो है तुगलक को ही बोला जाता था। ठीक है, तुगलक, गुलाम आए, खिलजी आए, तुगलक आए, लेकिन तुगलक के बाद सैयद भी आए और सैयद के बाद आया लोधी, लेकिन वहां पर केवल 4 ही आपसे पूछा गया है। वहां पर आपसे क्या पूछा गया है? केवल 4 ही आपसे वहां पे पूछा गया था। भाई दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या? तो 4 ही ऑप्शन दिए गए थे। वैसे अगर सही बात की जाए तो पहले कौन सा था? गुलाम था, फिर खिलजी था, फिर तुगलक था, तुगलक के बाद सैयद वंश था और उसके बाद लोधी वंश था। तो 5 राजवंशों ने शासन किया। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गोरी का सेनापति था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, लाख बख्श की उपाधि दी हुई थी, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ऐबक का राज्य अभिषेक जून 1206 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा करवाया गया था निर्माण? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का जो मस्जिदों का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसमें स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है? देखो क्वेश्चन भी आ गया तो कहां पर है? अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने शासन किया। देखो यहां पर दिया गया है भाई, पूछा जा सकता है वैसे, ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर 5 वंशों ने शासन किया। ये वंश निम्नलिखित हैं। ठीक है, देखिए, गुलाम वंश 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 36, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सैयद वंश, किज्जर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, लोधी वंश, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी पेन में सभी, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला। ठीक है, खिलजी वंश ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसके बाद आपका लोधी वंश ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने आपको लगाए हैं। लेकिन आपको ये याद सभी के सभी होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि इनमें से कौन से राजा हैं या कौन जिन्होंने दिल्ली पर शासन नहीं किया है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और इनमें से आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये याद है तभी आप लगा पाओगे, बता पाओगे कि किसने शासन किया और किसने नहीं शासन किया। डेट भले ही मत याद रखो, बस आपको ये जरूर याद रखना है कि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत, ठीक है, सल्तनत काल रहा है। कब से? 1206 से लेकर 1526। ये जरूर बात याद रखनी है। और जो मैंने 4-5 इंपोर्टेंट आपको बताए हैं इनका इनका डेट आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा, रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी?
तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1236 में बनी थी। अब की बार आपके हरियाणा सिटी में एग्जाम में पूछा भी गया था कि इनमें से रजिया सुल्तान कहाँ की शासिका थी, ठीक है, तो कहाँ से इसका संबंध था हरियाणा में। तो देखो, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत और भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने प्रशासनिक सुधार किए तथा न्यायिक और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया की हत्या कर दी गई। आपसे ये क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था कि बताइए कि इनमें से कौन सी सुल्तान जो है हरियाणा से, या कौन सी रानी महारानी थी जो संबंध रखती थी किससे, हरियाणा से। तो वहां पर आंसर था कैथल से किसका संबंध था, ये पूछा गया था, तो रजिया सुल्तान का। ठीक है, ये क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया सुल्तान की मां का नाम तुर्कान खातून था। तुर्कान खातून दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। कौन, तुर्कान खातून। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी। ठीक है, अल्पकालिक राजधानी थी। देवगिरी, जयपुर, कुरुक्षेत्र या अहमदाबाद। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पीडीएफ के लिए आप नीचे नंबर दिया गया, इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं और साथ के साथ में इसकी नोट्स बनाए। भाई इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी नहीं, पीवाईक्यू की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे और साथ के साथ में नोट्स बनाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।